Hello students, I hope you are completely safe and doing your study best. Students, as you know, I already have uploaded 3 parts of English grammar introduction and this is my 4th part. In my previous part, I taught you script. बच्चों, आपको मैंने स्क्रिप्ट तक सब पढ़ा दिया था और ये आपको क्लियर भी हो गया था। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड। देखिए वर्ड क्या होते हैं। वर्ड बोलते हैं हम शब्दों को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेंगे। अ वर्ड इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। कि जो शब्द होते हैं वे वेल अरेंज अच्छे से व्यवस्थित किए हुए, ढंग से रखे हुए ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं लेटर्स के, यानी अक्षरों के ढंग से व्यवस्थित समूह होते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जाता है, एक क्रम में रखा जाता है। एक कैसे क्रम में रखा जाता है कि ताकि वो विच मेक्स अ कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, जिससे कि कोई एक अलग ही मीनिंग निकलता हो और जिसे एक पूरा और सही कोई मीनिंग निकलता हो। देखिए बच्चे, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि अल्फ़ाबेट भी एक वेल अरेंज्ड ग्रुप होता है लेटर्स का और वर्ड भी होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट के लिए ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि वो कोई सेंस दे, कंप्लीट और क्लियर अपना सेंस दे, कोई अर्थ दे। अर्थ थोड़ी देती है कोई, आपको वर्णमाला देती है कोई, अर्थ नहीं देती है। बस केवल वो लेटर्स को एक व्यवस्थित क्रम में रखती है, उनको एक डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखती है कि भाई तुझे यहाँ है, तेरी जगह यहाँ है, तुझे यहाँ रहना है। लेकिन उससे अर्थ कोई नहीं निकलता है। लेकिन जब हम वर्ड के अंदर इनको व्यवस्थित करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस देता है, एक अर्थ देता है अपना। जैसे हमें 3 लेटर दे दिए इंग्लिश के, ये दे दिए हमें, ये 2 तो व्यवस्थित ढंग से है अल्फ़ाबेटिकल, उससे अगर हम देखें। लेकिन ये कहीं बीच में से उठा के दिया है। अगर हम इसको जो का त्यों रख देते तो ये मीनिंगलेस है। लेकिन अगर हम इसको एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो इसका एक मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है बैट, यानी बल्ला। अगर हम इसको किसके, वर्ड के व्यू से एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। अगर अल्फ़ाबेट के व्यू से रखते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम वर्ड के व्यू से रखते हैं तो इसका एक मीनिंग निकलता है। और वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ऐसा समूह होता है जो अपना पूरा और सही कोई अर्थ देता है। जबकि अल्फ़ाबेट हमें कोई अर्थ नहीं देता है अपने उन अक्षरों से कोई अर्थ नहीं बनाता है, कोई सेंस नहीं निकलता है। लेकिन वर्ड में जाके हमें उसका कोई सेंस निकलता है। और वर्ड को अगर हम देखें तो ये इंग्लिश ग्रामर के कौन से पार्ट के अंदर आता है? ये ऑर्थोग्राफी के अंदर आता है, जिसमें हमें अक्षरों से संबंधित सारी नॉलेज दी जाती है। और उसमें ही हमें सिखाया जाता है कि अक्षरों को हम एक व्यवस्थित क्रम में रखकर उनसे वर्ड कैसे बना सकते हैं। आगे चलते हैं स्लेबल की तरफ। देखिए बच्चों, अब आप स्लेबल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपने पीछे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली थी, लेकिन डीपली मैंने आपको नहीं बताया था। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगी। देखिए स्लेबल क्या होती है? ये स्वर की ध्वनि होती है। स्वर की ध्वनि यानी आवाज़, कि जो भी आप स्वर को बोल रहे हैं उसको आप बोल कैसे रहे हैं। जैसे मैंने इसे, अगर आप देखें तो कुछ बच्चे इसे ए बोलते हैं, लेकिन हम इसे साउंड क्या देते हैं? आ। जब आप इंग्लिश में पढ़ते इसे आ बोला जाता है, इसे भी आ बोला जाता है और इसे भी, है ना, हिंदी में भी आई बोलते हैं इसको। लेकिन कुछ बच्चे इसे ए बोलते हैं। जैसे कि हमने हिंदी का हमारा स्वर है ई, लेकिन ये इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? आ, ए बोलते हैं, ए, है ना। जैसे रेड, एक ही आवाज़ दे रहा है ये। तो जो ध्वनि ये हमें बोलने में देता है, जो ध्वनि कोई स्वर हमें लिखने की बजाय बोलने में देता है ना, एग्जाम्पल दिया मैंने, ई को हम लिख ऐसे रहे हैं इंग्लिश में, या इंग्लिश के लिए जो ये हिंदी का ई है, ये जो ई है लिख हमें इसे ऐसे रहे हैं, लेकिन साउंड ये हमें ऐसे दे रहा है। चाहे हिंदी में लिखे या इंग्लिश में ई लिखे, साउंड हमें किसकी दे रहा है? ए की दे रहा है। तो जो ये साउंड दे रहा है वो ही इसका सिलेबल होता है। ज़रूरी नहीं ई की हर जगह जो है ए की ही आवाज़ देगा।
ये कुछ भी आवाज़ देता, कहीं पर क्या करता है, ई साउंड ही नहीं देता है, तो वहाँ पर ये कोई भी सिलेबल नहीं है। तो जो स्वर जहाँ पर जैसा साउंड देता है वो ही उसका सिलेबल होता है, और ज़रूरी नहीं कि जो स्वर जैसे लिखा जाता है वो वैसा ही साउंड दे, वो उससे हटकर भी कोई साउंड दे सकता है। और वो जो साउंड वो देता है, मतलब जैसे वो बोला जाता है कि कोई स्वर जैसे लिख रहा है, ज़रूरी नहीं वर्ड के अंदर वो वैसा ही बोला जाए, तो जो वो बोला जाता है वर्ड के अंदर वो ही उसका सिलेबल होता है। लिखा हुआ रूप तो किसी भी स्वर का क्या होता है, वोवल होता है, लेकिन उसका बोले जाने वाला रूप जो हम उसे बोल रहे हैं वो उसका सिलेबल होता है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि वोवल तो होते हैं किसी भी स्वर का लिखित रूप, और सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल होते हैं किसी भी स्वर का बोले जाने वाला रूप, कि वो बोला कैसे जा रहा है किसी वर्ड के अंदर, उसी को हम सिलेबल कहते हैं। देखिए एक बार डेफिनेशन को भी देख लेंगे। अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंसिस्ट, जिस जो लिए हुए अपने अंदर, जिसके अंदर है, ऑफ अ वोवल, एक वोवल के साउंड को, है ना, साउंड को वोवल के, इज नोन, वो जाना जाता है, एज सिलेबल, एक सिलेबल जाना जाता है। चाहे वो वोवल के आवाज़ साउंड को भी ना ले, मतलब वोवल को ले रहा है, अगर वो वोवल को ना भी ले, देखिए आपको मैं क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CRY, क्राई, क्या आपको इसमें कोई वोवल दिख रहा है, CR और Y में कोई वोवल दिखाई दे रहा है, कोई वोवल इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिलेबल है। सिलेबल कैसे है, हम इसे कैसे लिख रहे हैं, क्राई, ठीक है, क्राई या क्राई, बड़ी ई मान लीजिए, इसमें साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, एक ई का साउंड आ रहा है हिंदी के, है ना, जब हमने बोला, बोलते टाइम क्राई, मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इसको प्रोनाउंस कैसे कर रही हूँ, क्राई, है ना। तो ई की आवाज़ आई है, आ की, आय, ये, आय, आय भी तो बोला जा रहा है, आय, आ रहा है, ये मान लीजिए आप, है ना, क्राई मान लीजिए, क्राई मान लीजिए, क्राए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साउंड तो आ ही रहा है वोवल का, तो जो हमें बोलने में साउंड आता है उसी को हम सिलेबल कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई हमें वोवल उसमें दिखाई दे तभी सिलेबल हो, सिलेबल केवल साउंड से भी हो सकता है। किसी वर्ड का साउंड जो देता है वोवल की, उसी को हम सिलेबल कहते हैं, कि बोलने में जो आवाज़ आ रही है किसी वोवल की, प्रोनाउंस जो हम उसको कर रहे हैं वोवल को, वो उसका सिलेबल होता है, न कि उसका लिखा हुआ रूप। आप कहने लगे मैम इसमें क्राई में तो कहीं पे भी कोई वोवल नहीं है, तो आपने इसको, तो इसमें साउंड तो आया क्राई, क्राई, आ तो आया, आ आया, तो इसके अंदर तो सिलेबल है। और कोई कोई इसको लिखते हैं क्राई, तो उनके हिसाब से दो सिलेबल है, तो दो इसमें सिलेबल है। क्यों है, क्योंकि ये बोलने में क्या साउंड वोवल का दे रहा है। अगर लिखने में देता है तो वो होते हैं वोवल, अगर वो बोलने में दे रहा है तो वो होते हैं सिलेबल। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए हिंदी के, इनको मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर देती हूँ। इंग्लिश में हमारी मात्राएं कितनी है, 5 है, और हिंदी में मात्राएं कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 11 है। 11 मात्राएं हिंदी में होती है, 5 मात्राएं इंग्लिश में होती है। इन मात्राओं का जो साउंड आता है, मतलब जो हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, अगर बोलने में इनमें से या इनमें से कोई सी भी मात्रा का साउंड आपके सामने आता है, बोलने में, ध्यान से सुनेंगे, बोलने में, न कि लिखने में, लिखने में हो या ना हो, बोलने में अगर आवाज़ आ रही है इनमें से किसी भी मात्रा की, तो वो सिलेबल होता है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैंने एक नोट यहाँ पर ऐड किया है, सिलेबल डिपेंड्स ओनली ऑन वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, कि सिलेबल जो होते केवल और केवल किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं केवल और केवल वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर, कि उसके बोलने पर बोला जा रहा है, नहीं कोई सिलेबल, कोई वोवल उसके अंदर, अगर वोवल का साउंड है तो सिलेबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। चलते हैं आगे। अब इन्होंने सिलेबल के यहाँ पर आपको टाइप दिए कि सिलेबल होते कितनी तरह के हैं, एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल हो सकते हैं। देयर आर 1, 2 और मोर देन 2 सिलेबल इन अ वर्ड, कि एक वर्ड के अंदर, एक ही शब्द के अंदर आपको एक भी सिलेबल मिल सकता है, 2 भी सिलेबल मिल सकते हैं, 3 भी, 4 भी सिलेबल। मतलब काउंटिंग कैसे होगी, जितनी मात्राएं हम बोल रहे हैं उतने ही सिलेबल है। मान लीजिए जैसे मैंने क्राई का ही एक आपको एग्जांपल दिया, जैसे क्राई अगर हम ऐसे लिखते हैं, कितनी मात्रा आई, देखो आ की एक मात्रा आई तो एक सिलेबल है। अगर कोई इसे ऐसे लिखता है क्राई,
क्राई, जैसे आप बोलते हैं क्राई, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं, यानी कि 2 सिलेबल है। तो एक वर्ड के अंदर एक भी सिलेबल हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए आगे, वन वर्ड सिलेबल। देखिए वन वर्ड सिलेबल, मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन भी इनके सामने लिखा है। जैसे पेन, पेन में देखिए आप क्या है, एक ई आया है, पेन, है ना। और लिखा कैसे गया ये पेन, यहाँ पर देख लीजिए, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी शायद, पेन ऐसे लिखा गया। इसको हम अब थोड़ा तोड़ के देख लेंगे तो कितनी मात्राएं दिख रही है आपको? एक मात्रा दिख रही है ना। एक मात्रा है तो कितने सिलेबल है? एक ही सिलेबल है। अगर हम पेन का उच्चारण करते हैं तो हमें एक मात्रा बोली जा रही है, इसलिए इसके अंदर एक सिलेबल है। अब वही देखो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, क्राई। क्राई में क्या है कि देखने में कोई भी वोवल नहीं है, लेकिन साउंड एक वोवल का यहाँ पर आ रहा है, आ का, तो इसलिए इसमें भी एक वोवल है, एक सिलेबल है। अब आते हैं फ्री पर। देखिए बच्चों, फ्री में वोवल देखिए, अगर आप काउंट करें तो कितने हैं? 2 है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो सिलेबल का पता करना है, वोवल का पता नहीं करना है। फ्री को हमने कैसे लिखा? ऐसे। मात्रा कितनी आई? एक मात्रा आई, तो इसलिए सिलेबल एक ही हुआ। कभी आप वोवल देख के कह दो मैम 2 सिलेबल है। प्रोनाउंसिएशन देखना आपको, इसका उच्चारण देखना है, बोला कैसे जा रहा है वो देखना है। अब फायर में देखिए आप, 2 यहाँ पर वोवल आपको दिख रही है अलग अलग, आई और ई, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं कैसे लिखते हैं? फायर, फायर बोला जाता है ना, वो फायर। तो आ का साउंड आया, और आ क्या है? आ एक है, 2 तो नहीं है, एक ही तो मात्रा है, और तो कोई मात्रा इनमें से है ही नहीं, तो एक सिलेबल है इसके अंदर, नहीं कि 2। चलते हैं अब आगे। 2 सिलेबल वर्ड का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ। बायो, बायो में देखिए बोला भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन इसके अंदर पहले से ही वोवल भी 2 ही है, वोवल भी 2 है। और अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो बायो, आ और ओ 2 मात्राएं हैं बोलने में, इसके प्रोनाउंस करने में 2 मात्राएं हम बोल रहे हैं, इसलिए इसमें 2 सिलेबल है। आगे चलते हैं। यूजफुल, यूजफुल में देखिए आप, यूजफुल में 2 सिलेबल दिखाई दे रहे हैं, 3 सॉरी, यू ई यू 3 सिलेबल है, लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो क्या बोलेंगे? यूजफुल। एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ, 2 ही मात्राएं हैं, लेकिन देखने में हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन हमें तो प्रोनाउंसिएशन देखना है, तो हमारे पास सिलेबल केवल 2 ही है। जो हम बोलते हैं वो ही इसका सिलेबल होता है। उच्चारण की दृष्टि से जो मात्रा होती है, उच्चारण की दृष्टि से बच्चों ध्यान से सुनना, मात्राओं को, केवल मात्राओं को, नहीं कि आप कॉन्सोनेंट को, केवल आपको वोवल देखने, हिंदी और इंग्लिश के जितने भी होंगे उच्चारण की दृष्टि से उतने ही सिलेबल एक वर्ड के अंदर होंगे। अब देखते हैं अगले वर्ड को। अगला वर्ड है, अगला जो है 3 सिलेबल का वर्ड होगा। इसमें आपको 3 स्वर जो है बोलने में फील होंगे। लिखने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिखने में केवल 2 स्वर दिख रहे हैं, लेकिन बोल हम इसको क्या रहे हैं? नाइकी। नाइकी में हमें आ, ई और ई 3 मात्राओं का जो है आवाज़ सुनाई दी है, साउंड सुनाई दिया है। तो जो साउंड सुनाई दे रहा है उसी को हम सिलेबल बोलते हैं, न कि लिखावट को। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग को स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, देखिए संयुक्त स्वर क्या होता है? जब 2 अलग अलग वोवल, जैसे यहाँ पर ए और आई को लिया, 2 अलग अलग वोवल मिलकर ना इसकी आवाज़ दे ना इसकी आवाज़ दे, एक अलग ही आवाज़ दे, एक अलग ही आवाज़ दे, उसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्थोंग। जैसे यहाँ पर आ की आवाज़ भी नहीं आई, ना आ की साउंड आई ना आई की साउंड आई, एक अलग ही साउंड आई, दोनों को मिलाकर ए, है ना। जैसे फेर, फेर जिसे आप फेयर बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फेर। तो फेर में क्या है? एक ही सिलेबल है ना। तो एक ही सिलेबल कौन सा है, लेकिन बना वो सिलेबल कैसे है? वो 2 डिफरेंट वोवल को मिलाकर बना है। तो जो 2 डिफरेंट वोवल को मिलाकर एक स्वर अलग ही बनता है, एक सिलेबल अलग ही बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिफ्थोंग बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना कि सिलेबल भी है, सिलेबल भी तो है, बोला क्या जा रहा है? फेयर। तो इसका सिलेबल कितना है फेयर में? जिसे आप फेयर बोलते हैं, फेयर नहीं होता है, फेयर। तो फेयर में सिलेबल कितना है? 1 है। आगे चलते हैं। लाउड, लाउड, ला उड़, ओ और यू दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं, लाउड ये तो अलग ही कुछ बना, आ और ऊ बन गया।
तो इसमें देखने में सिलेबल दो है, लेकिन बने कैसे दोनों सिलेबल, दोनों ही इनको मिलाकर एक अलग ही साउंड बना, उड आउड। तो लाउड क्या है, एक अलग डिफ्थोंग है जो अलग अलग वोवल से तैयार किया गया है। एक डिफ्थोंग है जो दो डिफरेंट वोवल को मिलाकर एक अलग साउंड क्रिएट की गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्थोंग। अगला टॉपिक है प्रेफिक्स। देखिए बच्चों, प्रेफिक्स को हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, और आप उपसर्ग देखते ही समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जिनको क्या करें, उप रखे, उप में जोड़ दे, मतलब शुरुआत में जोड़ दे। जब किसी वर्ड को हमें कोई वर्ड मूल दे दिया, जैसे हमें कोई वर्ड दे दिया, यहाँ पर दे दिया कवर्ड, तो कवर्ड क्या है, कवर्ड यानी कि ढका हुआ, एडजेक्टिव है यहाँ पर ये, कवर्ड ढका हुआ, और इसमें हम ऐड कर दे अन, तो अन के ऐड होते ही अलग ही वर्ड बन गया, क्या, बिना ढका, या जो ढका हुआ नहीं है। कवर्ड होता है ढका हुआ और अनकवर्ड होता है बिना ढका। सेंस चेंज हो गया एकदम से, कब, जब हमने इसमें अन जोड़ा। तो जो जुड़ते हैं और सेंस को बदल देते हैं वर्ड के, वो ही प्रेफिक्स होते हैं। जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ वर्ड जुड़ते हैं और वे उसके सेंस को पूरा बदल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक प्रेफिक्स होता है ना। प्रेफिक्स, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ये प्रेफिक्स होते हैं ये हमेशा कोई मीनिंगफुल वर्ड ही होते हैं। आप ये नहीं कि किसी में भी बी जोड़ देंगे इससे भी वर्ड का अर्थ चेंज हो जाएगा, जी जोड़ देंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं। ये कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे अन का मीनिंग विदाउट या बिना होता है, विदाउट या फिर बिना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल, या पहले आप इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लीजिए। लेटर्स दैट आर एडिड, जो जोड़े जाते हैं एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, ऑफ अ रूट वर्ड मतलब मूल शब्द जो बना, मतलब जो चलता आ रहा है, जो हमने कहाँ पर ऑर्थोग्राफी में सीख लिया था, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसा वर्ड। वो वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। और अगर हम उसमें कुछ और जोड़ दें और उसका भी कुछ मीनिंग हो और इसका भी कुछ मीनिंग हो, और जो नया वर्ड बने दोनों को मिलाकर एक अलग ही अर्थ निकाले, तो उसको हम, जो जोड़ने से बना है, जिसके जोड़ने से वो नया वर्ड बना है, उसको हम बोलते हैं प्रेफिक्स। जिसके जोड़ने से नया वर्ड बना है, रूट वर्ड में जिसके जुड़ जाने से एक नया वर्ड बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स। यानी कि इसको बोलेंगे, न कि जो बन गया उसको, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ये प्रेफिक्स है, ये मीनिंग है इन प्रेफिक्स के, ये वे वर्ड है जिनमें इनको जोड़ना है और जो नया वर्ड बनकर तैयार होगा ये वो है। जैसे पहले लिया री का मीनिंग क्या होता है, अगेन, यानी कि दोबारा। जिस वर्ड में भी हम री जोड़ेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसमें हम दोबारा को ऐड करेंगे। एक हमने रूट वर्ड लिया व्यू, जिसमें हमें ये जोड़ना है री को अगर हम व्यू में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रिव्यू। व्यू मीन्स क्या होता है, देखना, और री भी क्या हो जाएगा, दोबारा देखना। अब देखिए अन का मीनिंग क्या है, नोट या रिवर्जल या विदाउट भी हम इसको कह सकते हैं ना। और इसको हमने जोड़ा किसमें, कवर में, और मीनिंग क्या बन गया, अनकवर, बिना ढका। और ये पहले क्या था, ढका है ना, ढका हुआ, और ये हो गया बिना ढका। और इसके जुड़ने से हुआ, जिनके जुड़ने से हुआ वे ही प्रेफिक्स होते हैं। और ध्यान रखना है, प्रेफिक्स हमेशा ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अब देखिए मिस का मीनिंग क्या होगा, रोंग, यानी कि मिस हो जाता है, रोंग, या कुछ छूट जाना या फिर रोंग हो जाना, ये होता है मिस। और मिस में हमने लगा दिया टेक एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, लेना। पहले से हम पढ़ते आ रहे, टेक मीन्स लेना है, क्या टेक एक वर्ब है ना, टेक एक वर्ब है, और उसमें अगर हम मिस लगा देंगे तो बन जाएगा मिस्टेक। और मिस्टेक क्या बन गई, एक नाउन बन गई है ना, मिस्टेक कोई काम तो होता नहीं, मिस्टेक एक नाउन बन गई। तो जब हम जिसे जोड़ के हम बना रहे वे ही प्रेफिक्स है, और रूट वर्ड वे जो हमें दिया जाता है कि भाई इस वर्ड में जोड़ दो इनको, तो वो क्या होते हैं, उनको जो जोड़ कर बनाया जाता है वो न्यू वर्ड होता है। और जिनके जुड़ने से बनता है, स्टार्टिंग में जिनको जोड़ने से बनता है वो वे प्रेफिक्स होते हैं। आगे चलते हैं सफिक्स की ओर। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं हिंदी के प्रत्यय। हिंदी में हम सफिक्स को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। देखिए बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय दैट्स आर एडिड, प्रत्यय वे वर्ड होते हैं जिनको जोड़ा जाता है, लेटर्स दैट आर एडिड, जो ऐसे लेटर्स
ऐसे अक्षर जिनको जोड़ा जाता है एट द एंडिंग, अंत में, जिनको अंत में जोड़ा जाता है ऑफ रूट वर्ड, एक मूल शब्द के, जिसका अर्थ हमें पहले से ही सिखा दिया जाता है ना, जिनको हम ज़्यादातर जानते हैं, ऐसे वर्ड जिनको हम ज़्यादातर जानते हैं, उनके एंड में अगर कुछ जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है तो वो प्रेफिक्स होता है, और एंड में अगर जोड़ा जाता है तो वो सफिक्स होता है। कुछ वर्ड एंड में जुड़ते हैं और कुछ वर्ड स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। या एक बात ध्यान आप ऐसे भी रख लेंगे, आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा शुरू में जुड़ने वाले को क्या बोलेंगे, बाद में जुड़ने वाले को क्या बोलेंगे। देखिए, प्रेफिक्स की स्पेलिंग किससे शुरू है? पी से। सफिक्स की स्पेलिंग किससे शुरू है? एस से। और अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है या एस आता है? पी आता है, पहले आता है। तो पहले यानी कि पी पहले, यानी कि वर्ड के पहले लगेगा पी वाला, है ना। वर्ड के पहले लगने वाला कौन होगा? पी वाली ये होगा, यानी कि प्रेफिक्स होगा। और एस क्योंकि बाद में आता है तो वर्ड के बाद में लगने वाला जो होगा वो एस की स्पेलिंग वाला होगा, यानी कि सफिक्स होगा। ऐसे आप पहचान बना सकते हैं, दोनों में कन्फ्यूज ना हो। तो सफिक्स देखिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ सफिक्स लिखे हैं कि जो लास्ट में हम जोड़ सकते हैं किसी वर्ड के, उनका मीनिंग क्या होता है। ये भी तो ध्यान रखना है कि मीनिंगफुल ही होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। ये नहीं कि आप कुछ भी जोड़ देंगे तो कुछ मीनिंग बन ही जाएगा उसका, नहीं। ये कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है। और ये रूट वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर, जिनमें हमें इनको जोड़कर नया वर्ड बनाना है। ये नए वर्ड है जो बने हैं। देखिए, नेस। नेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नेस का होता है स्टेट ऑफ बीइंग, किसी अवस्था का होना। मतलब कुछ हमें कि ऐसी अवस्था है, अब मैं ऐसा महसूस कर रहा है, ये भी कह सकते हैं महसूस करना कुछ। सैड मीन्स होता है दुखी। सैड में अगर हम नेस को जोड़ देंगे तो दुख की अवस्था, दुखपूर्ण अवस्था, तो ये इसका मीनिंग हो गया। सैड मीन्स दुख, और सैडनेस यानी कि दुख की अवस्था। अब देखिए, दुख तो एक एडजेक्टिव और सैडनेस क्या है? एक नाउन है। अगला वर्ड है इटी। इटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इटी का मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ, यानी कि किसी चीज़ का गुण होना। अब देखिए, यहाँ पर हमें रूट वर्ड दिया है जो हमें पता है पहले से ही, सरेन। इसका मीनिंग क्या होता है? पवित्र, पवित्र या शुद्ध, यानी कि एडजेक्टिव है किसी चीज़ का, है ना, गुण दोष बता रहा है। ऊपर भी एडजेक्टिव ही था रूट वर्ड, यहाँ पर भी रूट वर्ड इन्होंने एडजेक्टिव ही दिया है। अब इसमें अगर हम सरेन में इटी लगा देते तो वर्ड बन जाता है सेरेनिटी, यानी कि शुद्धता। शुद्धता क्या हो गई? एक नाउन हो गई, एक नाम बन गया। अब ये आगे चलते हैं। आगे क्या है? शिप। शिप मीन्स वैसे बच्चों आप जानते हैं कि जहाज होता है, लेकिन हम अगर ग्रामेटिकल इसमें जाते हैं और इसको अब अगर हम सफिक्स के उसमें पढ़ते हैं, एंड में किसी वर्ड के जोड़ने के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है पोजीशन होल्ड, यानी कि कोई स्थिति रखना। अवस्था क्या है? उस आदमी की स्थिति क्या है? ओनर। ओनर क्या होता है? मालिक होता है, यानी कि ओनर क्या है? एक एडजेक्टिव है। फिर से एक एडजेक्टिव यहाँ पर दिया है और इससे हमने बना दिया ओनरशिप। ओनरशिप क्या हो गई? फिर से एक नाउन हो गई कि मालिकाना स्थिति उसकी। तो इस तरह से जो सफिक्स होते हैं किसी रूट वर्ड में, मतलब हम वर्ड से भी वर्ड बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? कुछ अन्य वर्ड को उनमें ऐड करके, कहीं शुरुआत में कहीं अंत में, इस तरह से हम वर्ड से भी और वर्ड बना सकते हैं, खेल सकते हैं। इंग्लिश में हम वर्ड के साथ भी और वर्ड बनाकर अलग अलग तरह के उनका मीनिंग बदलकर हम वर्ड के साथ खेल सकते हैं। होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो लेकर। थैंक यू, टेक केयर।